अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड पिछले दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर आए। खासकर वे कहने को तो इंदौर की सफाई देखने आए थे, लेकिन उनकी यात्रा से कई तरह के बातें सामने आती है। एक तरफ साम्यवादी नेता प्रचंड धार्मिक बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय संसद में, नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है, जिसमें नेपाल भी शामिल है। तो क्या ये माना जाए कि भारत और नेपाल दोनों मिलकर एक कोई नई रणनीति बनाएंगे या नेपाल चीन का मित्र बना रहेगा? इन सब बातों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर, राजनीति के जानकार, विदेश नीति के विश्लेषक ब्रह्मदीप अलूने जी। ब्रह्मदीप अलूने जी, आपका पॉलिटिक्स वाला में स्वागत है। नमस्कार पंकज जी। अब हम बात शुरू करते हैं अखंड भारत से। क्या प्रचंड की भारत यात्रा से आपको लगता है कि भारतीय संसद में जो एक नया नक्शा पेश हुआ है कि हम अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, और इससे एक तरफ नेपाल में विरोध भी हो रहा है और दूसरी तरफ उसी समय प्रचंड भारत आते हैं, तो क्या आप इसको किसी तरह की एक साझेदारी, एक समझ या अखंड भारत के जो सपना है उसको करीब आते हुए देखते हैं? देखिए पंकज जी, जो अखंड भारत है उसका किसी राष्ट्र, किसी देश या किसी भूभाग से बिल्कुल लेना देना नहीं है। राजनीतिक तौर पर जब से दो देश बने हैं या जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में, वे अपनी अपनी संप्रभुता के आधार पर अपनी पहचान को बनाते हैं। लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत एक सांस्कृतिक सांस्कृतिक साझेदारी है और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की साझेदारी है। बेशक जो नई संसद है वहाँ पर जो भित्ति चित्र बने हैं उसमें लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके भी शामिल है, लेकिन दरअसल वो भारतवर्ष जो है वो एक हमारी सांस्कृतिक पहचान है, और जो सांस्कृतिक पहचान है वो किसी संप्रभुता से नहीं बंधी है, किसी एक राष्ट्र से नहीं बंधी है, तो इसे लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक बुद्धिजीवी तबका है विभिन्न देशों का, वो जो है वो इसको न केवल दरकिनार करेगा लेकिन इसके महत्व को भी समझेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है भारत, और भारतीय जो संसद है वह न केवल भारत का लेकिन दुनिया के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व भी करती है। पंकज जी, देखिए, आपने बात कही कि भारतीय संसद लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है पूरी दुनिया का। एक तरफ भारत धार्मिक आस्था, धार्मिक चीज़ों की ओर बढ़ रहा है, हम सनातन भारत की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रचंड जो एक साम्यवादी नेता हैं वो भी एक धार्मिक वाद की तरफ बढ़ रहे हैं, धार्मिक नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि भारत जो सनातन धर्म की बात कर रहा है वो भारत से नेपाल और पाकिस्तान और चीन तक पहुँचेगा और एक बड़े रूप में हम धार्मिक राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान को देख पाएंगे? देखिए पंकज जी, जो धार्मिक राष्ट्र का जहाँ तक सवाल है तो दुनिया बदल रही है और प्रचंड इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि उनकी जो साम्यवादी पहचान है उससे चीन उनके देश में हावी हो रहा है, और अंततः जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पर आप किसी की धार्मिक पहचान को या किसी की आस्था को नकार कर सत्ता में नहीं रह सकते। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो चीन नहीं है जहाँ पर लोगों की मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है या जहाँ पर धार्मिक स्थानों पर जाने से रोका जाता है। तो प्रचंड, अंततः यह प्रचंड वही है जो प्रधानमंत्री मोदी के जब वे काठमांडू गए थे और वहां पर जब मंदिर गए थे तो उस मंदिर के जाने का वो विरोध कर रहे थे, और आप देखिए समय बदला है और पशुपतिनाथ की मंदिर में जाने का जो विरोध कर रहे थे, अब वही जो प्रचंड है वह महाकाल के द्वार पर आए हैं। तो प्रचंड यदि इस बात को समझ गए हैं कि साम्यवादी तरीके से वो देश का संचालन नहीं कर सकते तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। जहाँ तक सनातन परंपराओं वाली बात है तो चाहे नेपाल हो, देखिए हमारे वेद पुराण और जम्बू द्वीप और नेपाल जो है वो हमारे वेद पुराण और उपनिषद में उसका जिक्र है। तो हम सनातन परंपरा वाले दोनों देश हैं, इससे धार्मिक पहचान से ज़्यादा बेहतर है कि हम सांस्कृतिक पहचान के तौर पर इसको स्वीकार करें, और सांस्कृतिक पहचान की बात आएगी तो निश्चित तौर पर नेपाल और भारत के संबंध मजबूत होंगे। पंकज जी, क्या ये माना जाए कि प्रचंड महाकाल के दरबार में जाते हैं और उनके उसमें थोड़ा बदलाव दिखता है, तो
उनको महाकाल से ऐसी कोई प्रेरणा मिलेगी कि वे चीन का जो दखल है नेपाल में बढ़ता हुआ, उससे थोड़ा अलग होंगे और भारत के निकट आएंगे? ये देखिए पंकज, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। जो महाकाल है वो पूरा जो सृष्टि है उसके पालनहार है, और जो लोग नेपाल से भारत आए और महाकाल के दर्शन आए तो निश्चित तौर पर उनमें इतनी समझ तो आएगी ही कि भारत उनका हमराज हो सकता है, भारत उनका हमरा हो सकता है, भारत उनका दोस्त हो सकता है, और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तौर पर भारत ही नेपाल के साथ चलता है या नेपाल ही भारत के साथ चलता है। तो यदि एक साम्यवादी नेता भारत की आस्था को लेकर या दोनों देशों की आस्थाओं को लेकर इतना जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह महाकाल का आशीर्वाद समझिए, या दोनों देशों की समझ, भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होंगे और चीन को कहीं ना कहीं दूर हटना पड़ेगा। और प्रचंड की भारत यात्रा से चीन को यह संदेश भी गया है और चीन ने इसका विरोध भी किया है। चीन ने विरोध किया है, लेकिन नेपाल में भारत की अग्निवीर योजना का भी विरोध हो रहा है। इसका क्या कारण है? आखिर नेपाल भारत की अग्निवीर योजना का विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, जो गोरखा है 1950 में भारत, नेहरू जी के दौर में भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, और जो गोरखा है उनका इतिहास रहा है भारत के जो चाहे 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, करगिल वार हो, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के एक अंग है। और दूसरी बात है कि नेपाल एक गरीब राष्ट्र है और वहाँ पर भारतीय सेना में जो लोग कार्यरत होते हैं तो एक रोजगार की दृष्टि से भी वो एक मजबूत आधार ढूंढते हैं। अब जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई तो इसका न केवल भारत में विरोध हो रहा है, नेपाल में भी विरोध हो रहा है, और यह जो है इसको लेकर भारतीय जो सरकार है उसको गंभीरता से सोचना ही होगा, क्योंकि जो देशभक्ति है वो किसी एक 4 साल या 6 साल में किसी सैनिक को आप तैयार नहीं कर सकते, और भारत के लोगों को तो आप समझा पाएंगे, लेकिन नेपाल के लिए वो देशभक्ति के साथ साथ रोजगार का भी एक मसला है। यही कारण है कि नेपाल के जो युवा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय सरकार को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कर यह समझना पड़ेगा कि गोरखा रेजिमेंट की हिमालय में जो कठिनाई स्थिति है, भौगोलिक स्थितियाँ जहाँ पर चीन के आमने सामने होते हैं, तो गोरखा रेजिमेंट को हमारी आवश्यकता है, हमारे देश को गोरखा रेजिमेंट की आवश्यकता है, और अग्निवीर योजना को इस प्रकार से हमें बदलना पड़ेगा जिससे कि नेपाल के लोग, नेपाल के युवा इस पर विश्वास करें। यह भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं लेकिन सामरिक स्तर पर भी बेहद जरूरी है। पंकज जी। अलूने जी, ये बात हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत ने एक नया लोकतंत्र में एक नया संसद भवन का निर्माण किया है और उसमें एक नए तरह का नक्शा पेश किया है, जिसे आपने कहा कि ये तो सांस्कृतिक विचारधाराओं का आदान प्रदान है। अखंड भारत का मतलब किसी तरह की सीमाओं को लांघ जाना या उनको वो करना नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस संसद भवन के साथ, प्रचंड के आने के साथ, भारत का पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनने का या नेता बनने की जो बात है उसका आरंभ है प्रचंड, इस तरह का कहा जा सकता है इसे? तो देखिए पंकज जी, विश्व गुरु बनने का जहाँ तक सवाल है तो हम ज्ञान के विश्व गुरु तो हैं ही, युवाओं को हम रोजगार दें, महिलाओं को हम रोजगार दें, बेरोजगारी को हम समाप्त करें, किसानों को मजबूत करें, क्योंकि अंततः ये जो दुनिया है जहाँ पर आर्थिक संपन्नता होती है वही विश्व गुरु की पहचान होती है। और जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद दुनिया में मंदी आई है तो राजनीतिक तौर पर विश्व गुरु बनने के बजाय हमारा ध्यान आर्थिक संपन्नता के तौर पर और सभी वर्गों के विकास पे हो तो वो बेहतर होगा। और मुझे लगता है विश्व गुरु का जो हमारा विचार है वो आर्थिक तौर पर जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की स्थिति इस देश में बहुत खराब है। जो देश की बहुमूल्य संपत्ति है वो 10% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। तो जो ये सामाजिक न्याय का स्तर है वो बहुत खराब है। गांव में आज भी वैसे ही गरीबी है, गांव में आज भी पिछड़ापन है। तो इन समस्याओं को का जब तक हम समाधान कर नहीं लेते तब तक हम विश्वगुरु बन नहीं सकते। और यह एक राजनीतिक मसला तो हो सकता है, लेकिन यदि इसको हम सामाजिक मसला बनाएंगे तो खुद ब खुद हमारे सामने जवाब आ जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि दुनिया में विश्वगुरु बनने के लिए जो आर्थिक संपन्नता स्थापित करना है, सामाजिक संपन्नता, समानता स्थापित करना है, उससे हम बहुत दूर हैं और उस दिशा में हमारे प्रयास होना चाहिए। पंकज जी, मतलब ये बात साफ है कि विश्वगुरु बनने के लिए हमें आर्थिक रूप से
प्रत्येक नागरिक को सक्षम बनाना होगा। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता जरूरी है। कोई भी राष्ट्र विश्वगुरु तभी कहला सकता है जबकि उसके जनता आर्थिक रूप से सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो और उसे बराबर पर्याप्त रूप से सामाजिक न्याय मिले और उस पर उसका भरोसा भी हो। आज की मुलाकात में हमारी बातचीत इतनी ही। हम इसी तरह के विशेषज्ञों के साथ आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ब्रह्मदीप अलूने जी, पॉलिटिक्स वाला में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।